हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज डिपेंडेंट सोर्सेस में करंट सोर्सेस से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। हमने इससे पहले जो है वोल्टेज सोर्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स समझे डिपेंडेंट वाले। करंट सोर्स से रिलेटेड एक पार्ट मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट करंट सोर्स डिपेंडेंट वाला है उससे रिलेटेड जो चीज़ें डिस्कस करने की रह गई हैं वो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ और साथ में मैं एक प्रॉब्लम भी हैंडल करूँगी। तो अगर हमारे पास 2 एम्पियर का एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ हमेशा पैरेलल में शो किया जाता है। ये मैंने कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये पूरा जो है ये मेरा डिपेंडेंट सोर्स हो गया, ये बॉक्स। और बाहर ए और बी टर्मिनल से हमने एक लोड रेजिस्टेंस आर एल कंसिडर करके चल रहे हैं और ये आर एल वेरिएबल है, तो इसके अक्रॉस के वोल्टेज को वी एल और इसमें से बहने वाले करंट को आई एल बोल रहे हैं। और चूंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है तो इसमें से बहने वाला जो करंट आई एल होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर आर एल की वैल्यू को अलग अलग कंसिडर करेंगे और हर बार हम आई एल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और साथ में वी एल भी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक एक केस कंसिडर कर रही हूँ आर एल की वैल्यू को चेंज करके। पर आई एल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मुझे दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल सर्किट का और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेचुरली इन दोनों के बीच में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 एम्पियर्स का, वो होगा करंट डिवीजन रूल से, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डीसी सर्किट्स के सेकंड पार्ट में। तो ये आयल का जो मैग्नीट्यूड होगा लोड से बहने वाला करंट, इसका जो करंट डिवीजन वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों से कंसेप्चुअली याद करवाया था, वो क्या था कि इस पाथ से बहने वाला करंट पता करना है तो न्यूमरेटर में ये वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो नेबरिंग रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो नेबरिंग रेजिस्टेंस आर एल का आ रहा है, डिवीजन में दोनों रेजिस्टेंसेस, दोनों पाथ के रेजिस्टेंसेस का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आई। तो आई टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नेबरिंग पाथ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस एग्जिस्टिंग इन बोथ द पाथ्स। तो ये करंट की वैल्यू जब निकल जाएगी तो वी एल की वैल्यू आर एल इंटू आई एल करके निकल जाएगी। ठीक है, आर एल की वैल्यू को हम 1 ओम्स कंसिडर करके चल रहे हैं, तो आई एल इज इक्वल टू कितना होगा, आर आई की वैल्यू 1000 है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर से, आर आई की वैल्यू 1000 है और आर एल की अभी 1 लेकर चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1001, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर से कम पर 1.998 एम्पियर्स आ रहा है। वी एल की वैल्यू कैसे निकालूंगी, 1 ओम्स इंटू 1.998 है, ये 1.998 है, तो वोल्ट्स कितना आ जाएगा, 1.998 हो जाएगा। अब आर एल की वैल्यू को 2 ओम्स लिया, यहाँ पर आर एल को बदल दिया, 2 ओम्स दिया, तो आई एल कितना होगा, 1000 इंटू 2 एम्पियर्स तो है, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2000 डिवाइडेड बाय 1002 हो जाएगा। आंसर होगा 1.996 एम्पियर्स। अब वी एल की वैल्यू इस कंडीशन में निकालेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 1.996 एम्पियर्स, तो ये करीब आ जाएगा 3.99 वोल्ट्स के आसपास आ जाएगा। अब आर एल की वैल्यू जब हम लेंगे 3 ओम्स, तो आई एल की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 2 अपॉन 1000 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1003, तो 1.994 होगा। ये 1.994 इंटू 3 करेंगे तो 5.98 वोल्ट्स होगा। तो इस तरीके से ये करंट आर एल को बदलने पे वी एल तो बदलेगा, ये तो हमें मालूम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चार्ट भी एक्सप्लेन किया था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कंसिडर किया था डिफरेंट पैरामीटर्स पर, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि करंट सोर्स चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, वी एल तो हर हाल में बदलता है आर एल को बदलने पर। बस आई एल जो है वो डिपेंडेंट सोर्स की केस में कांस्टेंट ना रहकर बदलता जाएगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर एल की वैल्यू बदलते जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी बदलती चली जा रही है। अब मैं इसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ। प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए मैंने एक सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर मुझे 3 सोर्सेस इस सर्किट में नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक करंट सोर्स है और 2 वोल्टेज सोर्स है। और तीनों सोर्सेस में आप ऑब्जर्व करिए कि एक करंट सोर्स जो है वो डिपेंडेंट वाला है, मतलब करंट सोर्स डिपेंडेंट वाला ही है,
और दोनों वोल्टेज सोर्सेस में से एक वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वाला है। तो ये डिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन 1 किलो ओम्स इसके साथ देकर रखी है और यहाँ पर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 ओम्स देकर रखी है। ये वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 ओम्स होता है। तो इसके साथ सीरीज में हम 0 ओम्स लगाएंगे, मतलब कुछ नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर इसके साथ मैं सीरीज में शो करना मुझे पड़ेगा 0.2 ओम्स और इसके साथ 0.5 एम्पियर्स के साथ पैरेलल में मुझे शो करना पड़ेगा 1 किलो ओम्स। तो चलिए नेक्स्ट सर्किट में वो रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ मैं। तो 0.5 एम्पियर्स का जो करंट सोर्स है उसके साथ पैरेलल में 1 किलो ओम्स का मैं सोर्स 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस उसका इंटरनल वाला बता रही हूँ और हमारा करंट सोर्स इसके बीच में एक्सटर्नली कनेक्ट होगा। मतलब ये ए और बी टर्मिनल जो मैं बताती हूँ वो ये वाले टर्मिनल से ए और बी। अब इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में मुझे 0.2 ओम्स लगाना पड़ेगा, मतलब 10 वोल्ट्स के साथ मुझे 0.2 सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो मेरा वोल्टेज सोर्स यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में शो होगा। मतलब मेरा वोल्टेज सोर्स जो है वो 10 वोल्ट्स के साथ 0.2 ओम सीरीज में ये पूरा वोल्टेज सोर्स का बॉक्स होगा। और यहाँ पर करंट सोर्स के बॉक्स में क्या होगा, 0.5 एम्पियर्स का एक आइडियल करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। ये इस वाले करंट सोर्स का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस वाले वोल्टेज सोर्स का ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और साथ में 5 ओम्स और ये 5 वोल्ट्स तो है ही। 5 वोल्ट्स वाला जो है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस करंट सोर्स की वजह से लूप बढ़ गए हैं सर्किट में, मतलब विंडोज बढ़ गई। कितनी हो गई, ओरिजिनल सर्किट में 2 थी, यहाँ पर 3 हो गई है। तो यहाँ पर मैं तुरंत करंट सोर्स टू वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला लगा दे रही हूँ, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो मुझे ये जो लूप क्रिएट हुआ था करंट सोर्स की वजह से वो वापस मुझे अब 2 लूप्स ही मिलने लगे। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके एक लूप और बढ़ा के नहीं बताया। हाँ, करंट सोर्स डिपेंडेंट वाला था, उसकी वजह से जो एक लूप बढ़ गया था उसको मैंने रिड्यूस करके वापस 2 लूप्स ले लिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा सर्किट में नंबर ऑफ विंडोज कम से कम होनी चाहिए तो सर्किट सॉल्व करने में आपको आसान रहता है या कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, स्पेशल केसेस में हम मान सकते हैं जिसमें बहुत सारे करंट सोर्सेज पैरेलल में है, तो वहाँ नंबर ऑफ लूप्स अगर अवेलेबल भी हो तो हम उसको स्क्वीज करके छोटे सर्किट में तुरंत बदल सकते हैं। पर यहाँ पर अगर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के कॉम्बिनेशन है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नंबर ऑफ लूप्स हमारे कम रहे, ताकि केवीएल केसीएल अप्लाई करने में हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जितने नंबर ऑफ विंडोज होंगी उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस माइनस नंबर ऑफ करंट सोर्सेज, ये वाले फॉर्मूले को लगा के हम इक्वेशंस को लिख सके और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होने चाहिए वो डिसाइड कर सके। तो ये जिस वीडियो में मैंने ये डिस्कशन किया था इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखी, आप देख लीजिएगा। डीसी सर्किट से रिलेटेड या डीसी ऑब्लिक एसी सर्किट से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी तक के लेक्चर्स पब्लिश किए हैं उसमें एक एक करके मैंने सारे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इनको डिस्कस किया है। छोटे छोटे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है समझना, ताकि आगे जाके बड़े बड़े सर्किट्स सॉल्व कर सके, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल के बच्चे और ईसी के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के बच्चे। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ पर मैंने डिपेंडेंट सोर्सेज को इस तरीके से शो किया। यहाँ मुझे एक लूप बढ़ा हुआ दिखा तो मैंने करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। और विंडोज़ मैंने 2 की 2 ही रखी। तो अब आगे जाके इस सर्किट को मैं सॉल्व करती हूँ। इस प्रॉब्लम में यहाँ पर जैसे करंट सोर्स और पैरेलल के रेजिस्टेंस को हमने वोल्टेज सोर्स और सीरीज के रेजिस्टेंस में बदल लिया। तो वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा 500 वोल्ट्स आया, जो कि I इंटू आर करके आएगा। तो I जो है वो 0.5 है और RI की वैल्यू 1 किलो ओम से, मतलब 1000 ओम से, तो मल्टीप्लाई करने पर 500 वोल्ट्स। तो ये वोल्टेज सोर्स बन गया हमारा 500 वोल्ट्स का। साथ में मैंने एक चीज़ और की है कि ये दोनों सीरीज के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो सर्किट को मैंने छोटा स्क्वीज करने के लिए
3.02 ऐसा टोटल रेजिस्टेंस इसके एडिशन से बना लिया। और सेम वही 4 और 5 ओम्स को मिलाकर मैंने 9 ओम्स यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारा सर्किट रेडी है जिस पर हम केवीएल केसीएल अप्लाई करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मुझे वोल्टेज करना है 4 ओम्स के अक्रॉस का, 5 ओम्स के अक्रॉस का करंट पता करना है और 3 ओम्स के अक्रॉस मुझे पावर डिसिपेटेड पता करना है। ये वर्ड आप नया सुन रहे हैं, पावर डिसिपेटेड हमेशा जो होता है वो I2R से रिप्रेजेंट होता है। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का अगर आपको पावर डिसिपेशन पता करना है तो उस रेजिस्टेंस से बहने वाले करंट का स्क्वायर इंटू वो रेजिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं। और वर्ड्स जो यूज करते हैं वो पावर डिसिपेटेड ऐसे शब्द यूज करते हैं। कारण ये है कि इस सर्किट में जिस भी रेजिस्टेंस से जितना भी करंट बहता है उस करंट बहने की वजह से वो रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है। वो गर्म होता है मतलब हीट प्रोड्यूस होती है और वही हीट जो होती है वो एम्बियंस में या एटमॉस्फेयर में फ्लो आउट हो जाती है। तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू उतनी हीट का आउटलेट जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ रहता है। तो इसलिए ऐसे शब्द पावर डिसिपेशन ऐसे शब्द यूज की जाते हैं, मतलब पावर डिसिपेट हो जाती है, पावर निकल जाती है। तो इस पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट्स होता है। आगे जब मैं एसी सर्किट्स पढ़ाऊंगी तो मैं इस वॉट्स पावर के इंपॉर्टेंस की भी बात करूंगी बहुत डिटेल में, पर फिलहाल मैं आपको वॉट्स पावर हीट डिसिपेटेड जो है, मतलब हीट को हम यहाँ पर कैलोरीज में ना मेजर आउट नहीं कर रहे हैं, I2R हमेशा वॉट्स में होता है। तो मुझे 3 ओम्स में से बहने वाले करंट की वजह से 3 ओम्स के अक्रॉस जितना भी हीट डिसिपेट हो रही है उसके मैग्नीट्यूड को पता करना है वॉट्स में, और वो I2R से मैं पता कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर केवीएल केसीएल अप्लाई करने का जो तरीका मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर उन पॉइंट्स को रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम केसीएल अप्लाई करेंगे और कितने नंबर ऑफ नोड्स पे अप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1 पे। तो यहाँ नोड्स कितना दिख रहा है 2 में से एक पर 2 - 1 मतलब 1 केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर केसीएल अप्लाई करूंगी तो यहाँ से मैंने I1 करंट एज्यूम किया, I2 एज्यूम किया, तो ये इस थर्ड डायरेक्शन में मैं I1 + I2 शो कर देती हूँ। तो ये मैंने केसीएल ही अप्लाई किया है, पर सीधे मैंने यही डायरेक्टली अप्लाई कर दिया I1 + I2 इस पाथ के करंट को लिख कर। मतलब हम केसीएल यूज करके नंबर ऑफ वेरिएबल्स या करंट्स के नेम्स को कम कर देंगे। तो वही लिखा है बाय अप्लाइंग केसीएल रिड्यूस करंट एजम्पशंस, मतलब जितने करंट्स हमको एज्यूम करने अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग पाथ्स पर, उन करंट्स के नॉमेनक्लेचर्स जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ पर रखेंगे केसीएल अप्लाई कर करके। अब उसके बाद 2 विंडोज 2 वेरिएबल्स, अब अपने को कितने विंडोज दिख रहे हैं 2 विंडोज, और अभी वेरिएबल्स मुझे करंट के टर्म्स में यहाँ पर कितने मिले 2, एक I1 एक I2, I1 यहाँ से जा रहा है I2 यहाँ से जा रहा है, तो मैंने थर्ड पाथ का जो करंट है वो I1 + I2 एज्यूम करके तीनों ब्रांचेस का जो करंट है वो I1 और I2 से ही शो हो रहा है। तो जितने नंबर ऑफ विंडोज है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए, मतलब I1 और I2 2 वेरिएबल्स हो गए और 2 विंडोज है। अब थर्ड मैं + साइन अप्लाई कर दूंगी सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस एज पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस 500 वोल्ट से डिलीवर होने वाले करंट को मैं सर्किट पर I1 दिखा रही हूँ। 1 किलो ओम्स में I1 जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो मैं + करके जिधर से करंट एंटर करता है वहाँ प्लस, दूसरी तरफ माइनस। यहाँ पर भी करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पर करंट नीचे से एंटर कर रहा है तो नीचे प्लस ऊपर माइनस, यहाँ पे करंट लेफ्ट से एंटर कर रहा है तो +- ऐसे करके सारे + शो कर दिए। अब इसके बाद हम केवीएल अप्लाई करेंगे विंडोज पर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट विंडो पर केवीएल अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से इमेजिनरीली चलना शुरू करूंगी और सारे वोल्टेजेस को ट्रेस आउट करूंगी। मैं सबसे पहले 500 वोल्ट्स को ट्रेस करूँ तो 500 वोल्ट्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो +500, माइनस में 1 किलो ओम्स के वोल्टेज की तरफ जा रही हूँ माइनस साइन की तरफ, तो 1 × I1 करके मतलब 1000 I1 लिख दूंगी माइनस साइन के साथ। फिर यहाँ पर 2 ओम्स के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो 2 × I1 करके मैं 2 ओम्स के अक्रॉस के वोल्टेज को लिख लूंगी और माइनस साइन के साथ। फिर मैं ऐसे गई तो 3.02 ओम्स के प्लस वोल्टेज की तरफ जा रही हूँ तो +3.02 × I2, उसमें से बहने वाला करंट I2 है तो 3.02 × I2 ऐसा लिख दूंगी। फिर 10 वोल्ट्स के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो -10 लिख के = 0, और इस यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो हम कोई टर्म नहीं लिखेंगे इससे रिलेटेड। अब पूरे इक्वेशन को मैं देख रही हूँ 500 - 10 490, 1000 I1 और -2 I1 को मिला के 1000 I1 माइनस साइन के साथ हो गया 3.02 I2 ऐसा हो गया।
अब यहाँ पर I1 I2 की टर्म्स को मैं RHS में ले रही हूँ और 490 कांस्टेंट को ऐसे ही रख रही हूँ। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रही हूँ। अब KVL को देखें अगर हम, तो 10 माइनस सेकेंड KVL हम देख रहे हैं इस वाले लूप के लिए। तो सेकेंड लूप पर मैं KVL अप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगी और पूरे लूप को ट्रेस आउट करूंगी। तो मैं 10 वोल्ट्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ तो प्लस 10 लिख रहे हैं। फिर 3.02 के माइनस की तरफ जा रही हूँ तो माइनस 3.02 इंटू I2 लिखूंगी। फिर मैं जो बोलती जा रही हूँ आप उसको मैच करते जाइए। फिर 9 ओम्स के माइनस की तरफ जाऊंगी तो -9 इंटू I1 प्लस I2, क्योंकि 9 से I1 प्लस I2 करंट बह रहा है, और -5 क्योंकि 5 वोल्ट्स के माइनस की तरफ जा रही हूँ, इक्वल टू 0। ये हमारी KVL इक्वेशन हो जाएगी। पूरी KVL इस इक्वेशन को अगर मैं 10 - 5 करके 5 और ये दोनों टर्म्स को मैं RHS में ले जा रही हूँ तो ये 3.02 I2 और ये +9 I1 प्लस I2 हो गई। 5 ऐसे ही रखा, ये ओपन कर लिया, इस इक्वेशन को शॉर्ट किया तो 5 इक्वल टू 9 I1 प्लस 12.02 I2 आ गया। अब मैं I1 को फाइंड यहाँ पर निकाल लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ I2, तो ये 5 - 12.02 I2 अपॉन 9 ऐसे करके मुझे I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2 मिल गई। इस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने 490 1002 I1 की जगह 5 - 12.02 I2 अपॉन 9 -3.02 I2 ऐसा करके लिख लिया। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू मुझे 0.049 एम्पियर्स मिलेगी, और इस I2 की वैल्यू को जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी I2 की वैल्यू को, तो मुझे I1 की वैल्यू 0.49 एम्पियर्स मिलेगी। पर अब मुझे यही नहीं पता करना है, मुझे ये चीज़ें पता करना है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों क्वांटिटीज़ करंट पर ही निर्भर करे। ये भी 4 ओम्स इंटू करंट, ये इटसेल्फ करंट, वो I²R करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऐसा है। तो एक एक करके वहाँ फाइंड आउट करके मैंने बताया 4 ओम्स मतलब इसमें, मतलब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ 9 ओम्स को मैं वापस ऐसा 4 + 9 में ऐसा शो किया हुआ है रेजिस्टेंसेस को, तो 4 इंटू I1 प्लस I2 करूँगी तो मुझे 4 ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज पता चलेगा। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, तो 2.156 वोल्ट्स इतना 4 ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज पता चल रहा है। I5 मतलब इसमें से 5 ओम्स में बहने वाला करंट I1 प्लस I2 है, तो I5 ओम्स का मतलब I1 प्लस I2 है, तो वो टोटल 0.539 एम्पियर्स आ रहा है। और 3 ओम्स में से, अब ये 3 ओम्स यहाँ पर है, तो 3 ओम्स के अक्रॉस का पावर डिसिपेशन मतलब I²R, इसमें से बहने वाला करंट कितना है, I2 है। I2 की डायरेक्शन यही वाली है ना, ये वाली I2 की डायरेक्शन है। तो I2² इंटू 3 करेंगे तो हमें वॉट्स में इसके अक्रॉस डिसिपेट होने वाली पावर मिल जाएगी। तो करंट कितना है, I2 का मैग्नीट्यूड 0.049 है, उसका स्क्वायर किया इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.007 वॉट्स आया। ये तीन चीज़ें हमें पता करनी थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने डिपेंडेंट सोर्सेज, करंट, वोल्टेज दोनों को कंसिडर कर लिया। यहाँ पर मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने पुराने जो कॉन्सेप्ट्स आपको KVL KCL से रिलेटेड बताए थे वो भी अप्लाई कर दिए। साथ में मैंने आपको इवैल्यूएट क्या क्या चीज़ें इस टाइप के सम्स में करनी पड़ती है, वोल्टेज, करंट और वॉट्स, आपको पावर डिसिपेशन किसी भी क्वेश्चन में पता करना रहता है। तो DC सर्किट्स में जो फाइंड आउट करने की क्वांटिटीज़ होती है वो पावर, करंट और वोल्टेज ही होती है। हाँ, सर्किट आप सॉल्व करिए, उससे आपको एक एक चीज़ें जो भी पूछी गई है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्किट सॉल्व करने के टूल से सीरीज रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दीजिए, या ज़रूरत पड़े तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल दीजिए, डिपेंडेंट सोर्स को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर दीजिए, करंट सोर्स है तो उसके साथ करंट सोर्स के साथ सीरीज में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करिए, वोल्टेज सोर्स है तो उसके साथ सीरीज में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करिए। इस तरीके से आप KVL और फाइनली आप KVL KCL अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है जो छोटे छोटे टूल्स और रूल्स को यूज़ करके हम इस टाइप के सम्स को सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे मैं KVL KCL के सम्स नहीं लूँगी, मैं एक एक मेथड जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक एक एनालिसिस के टूल्स है या लॉज है तो वो मैं कंसिडर करती जाऊंगी, और जो भी बेसिक अभी मैंने पढ़ाया है उसको भी लूँगी। हाँ, मैं उससे पहले आपको एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि आगे जाके सम्स में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम यूज़ कर सकें। स्टार डेल्टा के बाद मैं एक एक करके जो भी मेरे एनालिसिस के टूल्स हैं उनको समझाना शुरू करूँगी और उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस लूँगी। तो उन क्वेश्चंस में फिर से यही सब कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा।
तो इन वीडियोस को आप पूरे मतलब मेरे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं डीसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स के बेसिक्स को लेकर, तो आप वो रिवाइज करेंगे तो वो डीसी सर्किट में भी हर जगह अप्लाई होते हैं, हर टूल में, हर लॉ में लगते हैं, और ऐसे ही एसी सर्किट्स में भी वो सब जगह पर अप्लाई होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं जो डील कर रही हूँ वो समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।